हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 जनवरी 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि चंबल रिवर को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बराक रिवर से रिलेटेड, तो बराक रिवर के मैप को अगर हम व्यू करें तो हमारे इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर बराक रिवर फ्लो होती है। मणिपुर, मिजोरम एंड लास्ट में आसाम स्टेट से फ्लो होती हुई ये बांग्लादेश कंट्री में एंटर करती है। और यहाँ पर इसको मेघना रिवर से नाम से जानते हैं। और लास्ट में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के कन्फ्लुएंस में मर्ज होकर के बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है। बराक रिवर इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इस तरीके की रिवर एंड इसके ट्रिब्यूटरीज को लेकर के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट रिवर जो न्यूज़ में है और उसकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो आप हमें पता होना चाहिए। द हिंदू का अगर हम डिस्कशन करें तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ है यहाँ पर स्टेट कैडर जो है उसको चेंज करने के लिए कुछ नए रूल्स इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने कुछ स्टेट्स को एक लेटर लिखा 12 जनवरी को। और उन्होंने ये बोला, उस लेटर में ये बोला गया कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मींस कैडर रूल्स 1954 जो है उसके रूल नंबर 6 को चेंज करने की बात कर रही है। डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये मानना है कि हमारे पास में जो ऑफिसर्स की अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट से जो ऑफिसर्स हैं वो डेपुटेशन पर आ सके सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसके लिए ये चेंजेस करने की बात की जा रही है। लेकिन वो स्टेट्स, कुछ स्टेट्स ने इस मूव का एक तरीके से विरोध किया है, अपोज किया है। उनका ये मानना है कि आप हमारा जो फेडरलिज्म जो एक इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने आप को मोर पावरफुल बनाने की कोशिश कर रही है। और ये जो डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स, इसमें जो आप अमेंड करने की बात कर रहे हो, इसमें आप अकेले अमेंड कैसे कर सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले अमेंड कैसे कर सकती है? इसमें तो ये वो पावर है जिसमें स्टेट्स की भी इंक्लूजन होना चाहिए। अब यहाँ पर फेडरलिज्म वर्ड की बात की गई है कि फेडरलिज्म को डाइल्यूट करने की यहाँ पर बात की जा रही है। फेडरलिज्म को अगर हम समझें तो व्हाट इज फेडरलिज्म? क्योंकि देखो यूपीएससी प्रीलिम्स में आजकल क्या होने लग गया कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो फैक्ट बेस्ड ना होकर के जो हमारा कंसेप्ट बेस्ड है वहाँ पर क्वेश्चंस आने लग गई। तो जो कंसेप्ट, जो वर्ड होते हैं पॉलिटी से रिलेटेड वो हमें पता होना चाहिए। फेडरलिज्म की अगर हम बात करें तो फेडरलिज्म ये होता है कि इसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, वन एट सेंटर एंड अदर एट स्टेट लेवल्स। ओके, दोनों के पास में अपनी अपनी पावर्स होती हैं, दोनों के पास में पावर्स हैं। ओके, और दोनों अपनी पावर जो है वो एक दूसरे से स्ट्रेच नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट जो अपनी पावर है वो सेंटर से लेते हैं, सेंटर अपनी पावर स्टेट से लेते हैं। दोनों अपनी पावर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी लॉ बुक होती है, उससे अपनी पावर को गेन करते हैं। जैसे कि इंडिया में अगर हम बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स में स्टेट्स गवर्नमेंट, दोनों के पास में अपनी पावर है। पावर मतलब दोनों के पास में लॉ मेकिंग पावर है, दोनों कानून बना सकती हैं। अब कानून भी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 7 है वहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि किस पॉइंट के ऊपर सेंटर लॉ बना सकता है और किस पॉइंट के ऊपर जो स्टेट है वो लॉ बना सकता है। शेड्यूल 7 में आपको पता है 3 लिस्ट, यहाँ पर सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। आपका क्वेश्चन ये है कि जो कंकरेंट लिस्ट है वो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो क्वालिटी है वो कहाँ से इंसर्ट किया, मतलब कौन से कंट्री से हमने कंकरेंट लिस्ट को उठाया है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो शेड्यूल 7 में यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है। और शेड्यूल 7 कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जाता है कि सेंटर और स्टेट की पावर क्या क्या रहेंगी, और उसके अकॉर्डिंग दोनों के पास में अपनी लॉ मेकिंग पावर होती है और दोनों के पास में अपनी लॉ इम्प्लीमेंटिंग पावर भी होती है। तो ये होता है फेडरल सिस्टम। दोनों अलग अलग हैं और दोनों अपनी जो पावर है वो एक जगह से क्या कर सकते हैं? स्नैच कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से वो अपनी पावर को गेन करते हैं। और हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर स्नैच करने की कोशिश कर ले, इसलिए यहाँ पर जुडिशरी होती है। जुडिशरी मोर पावरफुल होती है, जहाँ पर फेडरलिज्म आपको देखने को मिलेगा।
अब इसका अपोजिट यूनिटरी। यूनिटरी में क्या होता है कि देखो होती वहाँ पे 2 लेवल गवर्नमेंट है, सेंटर भी और स्टेट्स भी, लेकिन वहाँ पर जो लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं, लॉ में इम्प्लीमेंटिंग जो पावर्स होती हैं, ओके, वो होती है सेंटर के पास में। लेकिन सेंटर स्टेट्स का यहाँ पर यूज़ करता है और अपनी जो लॉ जो बनाता है उनको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करता है स्टेट्स के पास में। मतलब लॉ मेकिंग पावर जो होती है सेंटर के पास में होती है, लेकिन लॉ इम्प्लीमेंटिंग जो है वो इनके थ्रू करवाने की कोशिश करता है सेंटर, जो भी होता है सेंटर में जो भी गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी सिस्टम की हमने बात की, तो ये दोनों में डिफरेंशिएट है। जब भी आप पॉलिटी से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड तो उनके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया करो, ताकि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली क्रैक कर पाएं। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये हरियाणा से रिलेटेड न्यूज़ है। हरियाणा में कुछ टाइम पहले हमने एक लॉ देखा था और उस लॉ में ये बोला गया था कि यहाँ पर जो भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होंगी उसमें जो भी वहाँ के लोकल पर्सन हैं उनको 75% तक रिजर्वेशन दिया जाएगा। मान लो किसी कंपनी में 100 एम्प्लॉय होने वाले हैं, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं और प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, 100 एम्प्लॉय उसमें होने वाले हैं, तो उसमें जो 75 जो पर्सन होंगे एम्प्लॉय होंगे वो वहाँ के लोकल होंगे। लेकिन इसको लेकर के कुछ प्राइवेट सेक्टर ने, जो पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है, उसमें लेकर के पिटीशन डाली है कि इससे क्या होगा, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको नुकसान होगा। नुकसान किस तरीके से होगा, मान लो कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुई, अब वहाँ पे रूल बना दिया गया कि 75% आप यहाँ के लोकल को यहाँ पर काम दोगे, लेकिन वहाँ के जो लोकल है उनमें वो स्किल ही नहीं है कि उस इंडस्ट्री में काम किया जा सके। इसकी वजह से जो एक तो वो माइग्रेंट वर्कर्स जो यहाँ पर उनके पास स्किल है और इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए यहाँ आए हैं उनको नुकसान होगा, दूसरा नुकसान होगा उस कंपनी को। अब इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो हरियाणा में इन्वेस्ट करना ही बंद कर देंगी, क्योंकि जब उनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट है वो डिग्रेड होगा, जिसकी वजह से यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उनको जो मिलना, उनके लाइवलीहुड जो परेशानी है जो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है भले ही 75 रिजर्वेशन रखे 75%, लेकिन जहाँ जिस तरीके की यहाँ पर इंडस्ट्री अवेलेबल है हरियाणा में, उनके अकॉर्डिंग यहाँ के जो भी यूथ हैं उनको स्किल डेवलप करे, उनमें उस तरीके की स्किल देने की कोशिश की जाए। गवर्नमेंट इस तरीके के इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकती है, स्कीम स्टार्ट कर सकती है, 6 मंथ टू 12 मंथ तक के उनके कोर्सेज स्टार्ट कर सकती है, जिसकी बेसिस पर जब यहाँ के यूथ को आप एक तरीके से डेवलप करोगे, उनमें स्किल डेवलप करोगे, तो आने वाले टाइम में जो 75% का जो रूल्स है वो भी इम्प्लीमेंट हो सकेगा और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसको भी जॉब अवेलेबल हो सकेगी, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी कोई भी नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेट को, किसको लेकर के, कि देखो कोविड की सेकेंड वेव में जो डेथ हुई थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया था, एक वो बात बोली गई थी कि वो पर्सन जिनके, वो फैमिली जिनके यहाँ पर जो 1 पर्सन था जो ब्रेड विनर था, जो उनके लिए कमा कर के लाता था उस फैमिली के लिए, और उसकी डेथ हो गई है कोविड की वजह से, तो उनको कंपनसेट करने के लिए जो हर स्टेट गवर्नमेंट है वो 50,000 रुपीज़ जो है वो उन फैमिली को प्रोवाइड करवाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को, उन्होंने बोला कि हमने स्टेट टू स्टेट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से जो कंपनसेट करने की बात करते हैं और उसको इस तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो ये गलत है। इससे ये लगता है कि जो लोग जो हैं वो एवरी स्टेट की, मतलब जो हर स्टेट की जो मर्सी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब आपके दया के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं कि आप उनको पैसा दोगे तब उनको अवेलेबल हो पाएगा, तब वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि वो बच्चे जो अबेंडन हो गए हैं या एक तरीके से अनाथ हो गए हैं उनको भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उनके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला था कि इस तरीके का इनिशिएटिव, इस तरीके की जो असिस्टेंस है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो भी डिले हो रहे हैं या फिर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की वजह से ये जो मनी रिलीज करने में जो परेशानी आ रही है और एप्लीकेशन को आप ढंग से व्यू नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से ये इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही है, इन सभी को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि जो लोग हैं उनको ईजीली कंपनसेट किया जा सके। इसके अलावा
जो भी आपके पास में एप्लीकेशन आए और आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनको रिजेक्ट किया, उनको दोबारा से व्यू करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि ऐसे पर्सन जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है उन मनी की, और वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाए, तो इस तरीके से आप जस्टिस देने में क्या करोगे, एक तरीके से डिफ्रेंशिएट क्रिएट करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर देखो, ये पॉलिटिकल इशू है। एसपी से मुलायम सिंह यादव, उनकी जो छोटे बेटे की जो बहू है, उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो पॉलिटिकल मूवमेंट है। आपको एक जनरल पता होना चाहिए कि किस तरीके से यूपी में एक पार्टी को छोड़ करके दूसरे पार्टी में लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर एसपी से जो मेंबर है वो यहाँ पर देखने को मिला कि उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 2 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है, दिल्ली सरकार का एक प्रोग्राम था, देश का मेंटोर प्रोग्राम, जिसको मेंटरशिप प्रोग्राम उन्होंने बोला था। और इसमें ये बोला गया था कि 9 to 12th जो बच्चे हैं उनको एक मेंटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे पहले मेंटोर के लिए एक ऐप बनाया गया और वहाँ पर 18 से 35 साल के जो भी लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करवा सकते हैं, अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर प्रोवाइड करें, जिसके बेसिस पर उनको अपॉइंट किया जाएगा सरकार के द्वारा कि वो किस किस बच्चों के मेंटर बन सकते हैं। ओके, मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो चिल्ड्रन हैं उनको अपने फ्यूचर के लिए अवेयरनेस हो, उनको पता हो कि किस तरीके से हमें अपना फ्यूचर बनाना है, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है। इसलिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। लेकिन कुछ समय पहले ही NCPCR ने, मीन्स नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक कंसर्न क्रिएट किए। उन्होंने बोला कि आप ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको हैरेस्ट देखने को, मतलब कुछ ऐसे इशू देखने को मिल सकते हैं, कुछ केसेस देखने को मिल सकते हैं जिससे प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि जो सरकार है उन्होंने बोला कि हमने ऐसे किसी भी मेंटर को ऐसे अवेल नहीं किया है, उसकी एक तरीके से रिकग्निशन की गई है। जो भी अच्छी, मतलब हमने यहाँ देखा कि जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो अच्छे IIT IIM इन जगह से पढ़े हुए हैं। लेकिन NCPCR का ये बोलना है कि देखो, आप बोल रहे हो कि कॉल के थ्रू कन्वर्सेशन है, तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके के केसेस सामने नहीं आए हैं जहाँ पर हैरेसमेंट के केस सामने आए हैं और आपने फ़ोन कॉल के थ्रू ही वो केसेस देखे हों। ओके, दूसरा ये बोला गया, सरकार ये बोल रही है कि देखो, हमने पहले अप्रूवल लिया बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, तब जाकर के हमने मेंटरशिप प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि हमने सबके ऊपर बाइंडिंग कर दिया कि नहीं आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना ही है। जिन बच्चों ने हामी भरी है उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया गया है। लेकिन कुछ कंसर्न थे, इसके बेसिस पर इस प्रोग्राम को सस्पेंड किया गया था। अब जो दिल्ली सरकार है उन्होंने कुछ नई, यहाँ पर कुछ नई चीज़ें इंसर्ट की हैं। जैसे कि उन्होंने बोला है कि जो भी हमारे यहाँ पर मेंटर्स हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात ये होगी कि जो भी फ़ोन कॉल होगा उसकी रिकॉर्डिंग होएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ोन कॉल हुआ और उसके बारे में कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। और ये बोला गया है पेरेंट्स को कि जब भी आपके बच्चे के साथ में जो मेंटर बात करे, तो मेंटर बात करे उस टाइम किसी ग्रैंड पेरेंट्स का या फिर जो घर में जो बड़ा है उस फैमिली किसी मेंबर का वहाँ पर अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। इस तरीके से ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो चलेगा। तो NCPCR ने बोल दिया है कि आप इसको रेगुलर कर सकते हो। ये जो नई चीज़ें इंसर्ट की गई हैं जिसके बेसिस पर ये लग रहा है कि इस तरीके के केसेस काफ़ी कम आएंगे। तो एक बेहतरीन प्रोग्राम है। अगर इससे फ्यूचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, जो हमारे चिल्ड्रन है, जो हमारे आने वाले टाइम में यूथ बनेगा हमारे कंट्री का, अगर वो बिल्कुल एक सदे हुए रास्ते पर या पहले से डेडिकेटेड अपने फ्यूचर के लिए तैयार रहेगा, तो जो यूथ में एक तरीके से जो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इशू देखने को मिलते हैं, जो अलग रास्तों पर निकल करके कुछ प्रॉब्लम सामने आती है हमारी सोसाइटी में, उनमें जो डाइवर्जन है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए देश का मेंटर जो प्रोग्राम है वो कौन सी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है अरावली से रिलेटेड। इस आर्टिकल में ये बोला गया, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अरावली वाला एरिया, जहाँ पर हरियाणा में जो अरावली वाला रीजन है वहाँ पर कुछ एनक्रोच देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो बिल्डर्स हैं वो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही है, जिसको लेकर के जो एक तरीके से जो एक्टिविस्ट पर्सन हैं उनको डर है कि इस तरीके से जो अरावली है उसको हम ख़त्म कर देंगे। अरावली आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट माउंटेन की अगर हम बात करें तो उसके रूप में एग्जिस्ट करता है अरावली। अरावली जो है वो राजस्थान के बिल्कुल सेंटर से पास होते हुए जो डेजर्ट वाले रीजन है उसको ईस्टर्न पार्ट पे
एक्सटेंड होने से रोकता है। अरावली के बहुत सारे प्रॉफिट हैं हमारे कंट्री के लिए, और अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 4 पर देखो, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो स्वैम्प डियर को लेकर के है। अब देखो, इनकी जो पॉपुलेशन है उनको काउंट किया गया, और तो ये पता चला कि जब लास्ट टाइम इनकी पॉपुलेशन काउंट की गई थी 2018 में तो 907 थी। ओके, और प्रेजेंट टाइम में जब इनकी दोबारा से पॉपुलेशन को काउंट किया गया है तो 868 है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारा जो काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं, मतलब इनकी पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। द पॉपुलेशन ऑफ द वनरेबल ईस्टर्न स्वैम्प डियर एक्सटिंक्ट elsewhere in South Asia as dipped in the काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम देखने को मिली है। तो ये जो स्वैम्प डियर जो वर्ड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको लेकर के आपको व्यू करना है कि कौन सी कैटेगरी में आता है, ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से एरिया में इसकी जो पॉपुलेशन है पाई जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब तो देखो इसकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से डिग्रेड हो रही है, इसको पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व को अगर हम इसकी इकोलॉजिकल हेल्थ को अगर हमें मेंटेन करना है, इसको इंक्रीज करना है, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि इसके ऊपर ही जो डिपेंड करता है एक तरीके से यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन। यहाँ पर ये बताया गया है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो ओरंग नेशनल पार्क, लोखोदवा बुरा चौपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहाँ तक भी एक्सटेंडेड है, मतलब वहाँ तक भी इनका मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से जो हमने काउंटिंग की उसमें उसकी वजह से भी यहाँ पर क्या है कमी देखने को मिली है। द ईस्टर्न स्वैम्प डियर वाज वंस कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल कोहोरो एंड बागोरी रेंज ऑफ काजीरंगा। द एनिमल हैड नंबर्ड 1161 in 1211 while the lowest 213 individual was recorded in 966. In the last survey, the female eastern swamp deer outnumbered the males by more than 3 times. The female of the species recorded 557 इंडिविजुअल्स कंपेयर टू 173 मेल्स, मतलब मेल्स के टाइम में जो फीमेल है उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली थी। ओके, तो ये हमने स्वैम्प डियर जो वर्ड है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को व्यू किया। आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि स्पीसीज को लेकर के भी प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर भी स्पीसीज को लेकर के ही आर्टिकल है। इसमें ये बोला गया है कि केरला में डेनिसोन बार्ब जो है, जिसको मिस केरला के नाम से जानते हैं, इस नेटिव फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज जो कर्नाटका और केरला में पाई जाती है, इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। अभी लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और अगर शेड्यूल 1 में रखा गया है मतलब इसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। जैसे कि आप अपने घर में टाइगर को, लोयन को नहीं रख सकते हो, सेम इसी तरीके से ये जो स्पीसीज है फिश की, इसको भी जो फैमिली है वो अपने घर में नहीं रख सकती है, मतलब इसको एक तरीके से कंजर्व घर में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इंक्लूजन इन शेड्यूल 1 इज लिटरली ए बैन। शेड्यूल 1 में किसी को भी अगर रखा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के शेड्यूल 1 में, तो उसका मतलब होता है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब आप उसको एक तरीके से सेव नहीं कर सकते, कंजर्व नहीं कर सकते, अपनी फैमिली में उसको नहीं रख सकते हो, अपने हाउस में उसको नहीं रख सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो स्पीसीज है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और इसकी वजह से आप इसको क्या नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। लेकिन इसके बारे में ये बताया गया है कि देखो इसकी स्पीसीज की अगर हम बात करें तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं है, इसकी जो मतलब जो संख्या है, नंबर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल के शेड्यूल 1 में क्यों रखा गया है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो अभी यूक्रेन और रशिया को लेकर के हम क्राइसिस जो देख रहे हैं उससे रिलेटेड है। इसमें राइटर ये बोलते हैं कि रशिया रियल में, जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो रियल में चाहते क्या है। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि 18th सेंचुरी में जो रशिया की एम्प्रेस जो थी कैथरीन द ग्रेट, उन्होंने ये बोला कि कभी भी मैं अपनी बॉर्डर्स को डिफेंड नहीं करूंगी, लेकिन बट टू एक्सटेंड देम, परंतु उनको मैं हमेशा एक्सटेंड करूंगी। और अपने मतलब जो उनका शासनकाल रहा उन एम्प्रेस का, उस टाइम उन्होंने रेगुलर जो है वो रशिया के एरिया को, बॉर्डर को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया।
रशिया के अगर हम इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, रशिया पहले यूएसएसआर के नाम से और प्रेजेंट टाइम में ये छोटे छोटे जो कंट्री जिनको लेकर के इशू हो रहा है ये पहले रशिया के ही पार्ट थे, लेकिन 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद में भी रशिया जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, अगर एरिया वाइज हम देखें तो कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश होता है। रशिया की जो बॉर्डर है वो नॉर्थ में आर्टिक सी, ईस्ट में अगर हम बात करें तो पैसिफिक ओशियन, और यहाँ पर जो बॉर्डर है वो यहाँ पर जो छोटी छोटी कंट्रीज जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे उनके साथ में यहाँ पर शेयर होती है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, नाटो ऑर्गेनाइजेशन जब बना था तो उस टाइम यहाँ देखिए, नाटो ऑर्गेनाइजेशन जब बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, नाटो ऑर्गेनाइजेशन यूएस ने बनाया था यूरोपियन कंट्रीज़ का साथ में लेकर के, ताकि यहाँ पर जो रशिया है उसको एक तरीके से रोका जा सके। यहाँ पर जो रशिया है उसने भी वार्सा पैक्ट साइन किया था। ओके, 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद में नाटो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हम अपना एक्सटेंड नहीं करेंगे, मतलब हम अपने और मेंबर नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यूएसएसआर को हमें काउंटर करना था और यूएसएसआर का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया। लेकिन नाटो जो है वो अपनी जगह पर नहीं रुका, 1999 में भी उन्होंने कुछ कंट्रीज़ को अपना मेंबर बनाया। ओके, उसके बाद में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हुआ तो रशिया जो है उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया CSTO, मतलब यहाँ पर जो यूएसएसआर से ही कुछ कंट्रीज़ बने उनके साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नाटो की तरह ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो हम मानेंगे कि सभी के ऊपर अटैक है, जैसे नाटो ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है। अब उसके अकॉर्डिंग रशिया क्या चाहता है? रशिया चाहता है कि अपनी सेफगार्ड, अपनी जो भी स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करना। रशिया ये भी चाहता है कि यूएस जो है वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटेंड ना करे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि ये यूक्रेन के साथ में बॉर्डर है रशिया की, यहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है। 2014 में रशिया ने जो यूक्रेन का क्रीमिया वाला पार्ट है, यहाँ पर ये ब्लैक सी है, इसको अपने अंडर कर लिया। रशिया का ये मानना है कि अगर यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन कर लेता है तो यहाँ तक रशिया के बिल्कुल बॉर्डर एरिया तक जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रीच बन जाएगी, जिसकी वजह से रशिया को बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर काउंटर होना पड़ेगा। रशिया बोलता है कि उसकी जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको एक तरीके से काउंटर होना देखना पड़ेगा। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, अफगानिस्तान में भी सेम इसी तरीके से यूएस ने कोशिश की थी कि वहाँ पर हम स्टेबिलिटी लाएंगे, वहाँ के हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं ला पाई। तालिबान ने अपनी पावर को गेन कर लिया। सेम इसी तरीके से यूक्रेन और रशिया के जो इशू है उसमें यूएस अपनी एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ का जो भी फ्यूचर है उसको और ज़्यादा बिगाड़ सकती हैं। रशिया ने भी अपने जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए चाइना का साथ लिया है। चाइना के साथ में मिलकर के बहुत सारे इशू के ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने में भी रशिया और चाइना जो मिलकर के कोशिश कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल का कंक्लूजन यही है कि अगर नाटो ऑर्गेनाइजेशन किसी अदर कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं उनमें एंटर करता रहेगा तो इस तरीके के जो इशू है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। अभी कुछ बायलैटरल यहाँ पर टॉक्स भी हुई वियना में, उनको लेकर के अगर हम देखें तो उसमें कुछ रिजल्ट नहीं दिखना, लेकिन उसमें ये भी बात नहीं हुई कि आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। अगर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के थ्रू इस पॉइंट का रिजल्ट निकल कर के आता है जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी बेहतरीन रहेंगे और यूएस को जो अपना इंक्रीज है नाटो ऑर्गेनाइजेशन का वो भी कम से कम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हमारी सिटी गवर्नमेंट्स हैं उनको और डेमोक्रेटाइज किया जाए और उनको एम्पावर किया जाए। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इस रिपोर्ट में ये बोला गया है स्टेट फाइनेंसेज स्टडी ऑफ बजटेज ऑफ 2021-2022। नवंबर 2021 में इस रिपोर्ट को उन्होंने रिलीज़ किया। उसमें ये बोला गया कि जब कोविड पेंडेमिक हमारे यहाँ पर था तो हमारी जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। मतलब हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं लोकल एरिया में, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, इन सब ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हेल्थ केयर एरिया में, कंटेनमेंट एरिया डेवलप करने में, स्ट्रेटजीज जो हमारे स्ट्रेटजी हैं उनको डेवलप करने में, इम्प्लीमेंट करने में उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ओके, अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो जो हमारी लोकल बॉडीज़ हैं
अर्बन लोकल बॉडीज़, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन फाइनेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली। फाइनेंसेस अगर उनको ढंग से अवेलेबल होते तो वो वेल तरीके से इस प्रॉब्लम को और वेल तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते। यहाँ पर आरबीआई ने 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी बोला है कि लोकल बॉडीज़ को कितना मनी दिया जाना चाहिए, उसके बारे में जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है और जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है उसके ऊपर एम्फेसिस करने की कोशिश की है आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, जब ये चैलेंज आया था, ये पेंडेमिक, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे इशू थे और उस पेंडेमिक को किस तरीके से काउंटर करना है उसकी जब मीटिंग हुई तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्कशन किया। कभी भी उसमें जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसका इंक्लूजन नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट सारा कौन कर रहा था? थर्ड ईयर गवर्नमेंट कर रही थी, अर्बन लोकल गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन उसका इंक्लूजन नहीं किया गया कि किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और उसके बेसिस पर इस पेंडेमिक को काउंटर कर सके। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि अगर हम हमारी लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करते हैं तो उसके जो रिजल्ट है वो और शानदार होंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो इंक्लूड की और उसके बेसिस पर ये माना कि किस तरीके से ये जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट है वो काम करेंगी। लेकिन रेवेन्यू के अगर ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट है, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनके पास में रेवेन्यू जनरेशन के कुछ पॉइंट्स रखे जाएं। ये माना जाए कि स्टेट्स को जितना भी मनी मिलता है उस मनी में से जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनमें कितना इंक्लूजन हो, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। मीन्स जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ में डिस्कशन करके बजट का डिस्कशन हो कि वहाँ पर देखो, जितना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर जाकर के हमें इम्प्लीमेंट करना होगा तो उतना ज़्यादा हमें जो थर्ड ईयर गवर्नमेंट है उनके ऊपर रिलाई करना होगा। तो उनका इंक्लूजन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन हो, डिबेट में किसी भी पॉइंट्स को ऊपर डिस्कशन को लेकर के, तभी जा कर के यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको और ईजिली हम सॉल्व कर पाएंगे। इस आर्टिकल में जो एग्जाम्पल है वो दिया गया है केरला स्टेट का। केरला स्टेट में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ पर एम्पावर करने की खूब कोशिश की जाती है। 35% तक वहाँ पर इंक्लूजन है। जो टैक्स रेवेन्यू है उनका डिस्पर्जन इस तरीके से किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो अवेलेबल हो सके, ताकि जो हमारी स्कीम्स हैं, जो पॉलिसी है, वो बेहतरीन तरीके से ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है ये देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के है। इस आर्टिकल की शुरुआत इस तरीके से की गई है कि जब हम छोटे बच्चे थे तो स्कूल में जो हमारा टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते थे तो पीछे से क्या करने की कोशिश करते थे बच्चे, कुछ ना कुछ हरकत करने की, क्योंकि कारण क्या होता था कि पता ही नहीं होता था किसने क्या कर दिया। जब पूछा जाता था सब मना कर देते थे। इसीलिए इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो यूज़ किया जा रहा है उसमें भी स्यूडोनिम तरीके से अपने नेम, अपनी आईडी क्रिएट करके और कुछ फेक न्यूज़ या हेट स्पीच को स्प्रेड करने की या कुछ अदर इश्यूज, कुछ अदर प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अभी हमने देखा बुली बाई ऐप, जिसमें इनडायरेक्टली तरीके से जो वीमेन है उनकी जो प्रेस्टीज है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही थी। इसी तरीके से जो ये सूडोनिम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये एम्पलीफाई करते हैं जो फेक न्यूज़ हैं उनको इंक्रीज करने की, क्योंकि जो पर्सन है उसको ये लगता है कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो कभी सामने आ ही नहीं पाएगी, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये जो फेक न्यूज़ जो है वो किसने स्प्रेड की है। ओके, तो ये जो भी एनोनिमिटी है इनको लेकर के ऑनलाइन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करके। टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन करने के थ्रू हमारी जो भी स्यूडोनिम इस तरीके के सोशल मीडिया हैंडल्स जो क्रिएट किए जाते हैं उनमें क्रिएटिविटी के थ्रू कनेक्टिविटी बिठाई जा सकती है। ठीक है, जो हमारे इंटरेस्ट है उसके बेसिस पर कनेक्टिविटी बिठाई जा सकती है, जिसके बेसिस पर ये जो स्यूडोनिम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको कैप्चर किया जा सकता है और इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को है
लगातार दूसरी साल है जब हमारे यहाँ पर कोई भी फॉरेन डिग्निटरी जो है वो चीफ गेस्ट के रूप में रिपब्लिक डे इवेंट में शामिल नहीं होगा। हमें पता है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे 2022 में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनके मेंबर्स आने वाले थे। यहाँ पर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, इनके मेंबर्स हमारे इंडिया की विजिट पर आने वाले थे। इनको हमने एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, लेकिन अब इनके साथ में हमारे जो पीएम है वो वर्चुअल मीटिंग करेंगे। इनकी यहाँ पर नहीं हो पाएगा आना, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं उनके इंक्रीज की वजह से। लास्ट ईयर हम यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इंडिया में इनवाइट किया गया था, बोरिस जॉनसन को, लेकिन उनकी जो विजिट है वो भी कोविड के केसेस की वजह से सामने नहीं आ पाई थी। तो इस सेंट्रल एशियन कंट्रीज के नेम जो है वो आपको पता होना चाहिए। ये अराल सी है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान कंट्री के बीच में सिचुएटेड है। अराल सी को हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, मैप के थ्रू भी इसको व्यू किया है कि टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो एरिया है वो डिक्रीज हुआ है। ये बाल्कस लेक है जो कजाकिस्तान कंट्री में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ देखिए, एक सेकेंड, पेज नंबर 10 पर ई श्रम पोर्टल बनाया गया था हमारे जो यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इस मिनिस्ट्री के अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने बोला है कि स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ताकि जो प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ई श्रम पोर्टल है उनको ऊपर रजिस्टर किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोसीजर इस तरीके से स्टार्ट किया कि हमें पता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे हमारे जो वर्कर्स हैं, बहुत सारी जो हमारी पॉपुलेशन है वो वर्क करती है, उनको सोशल सिक्योरिटीज जैसे कुछ भी बेसिक चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाती। इसके लिए गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनके सारे डाटा हमें पता चल सके और उस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉलिसीज हैं वो वर्क हो सके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर ये होता है कि जिसमें टाइम टू टाइम आपका इंक्रीमेंट हो, टाइम टू टाइम आप रिटायर होने के बाद में भी एक तरीके से आपकी जो मतलब मनी आपके पास में आए, या फिर कुछ भी तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर और इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये होता है कि इसमें जो मनी होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो डायरेक्टली आपको पे किया जाता है। किसी भी तरीके का जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करने की आपको कोशिश नहीं की जाती, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये जो सोशल सिक्योरिटीज़ है वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो इन सारे पर्सन्स को, जितनी पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर वर्क करती है, उन सभी को भी सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सके, गवर्नमेंट इनके लिए कुछ पॉलिसीज बना सके, इसके लिए ये ई श्रम पोर्टल स्टार्ट किया गया था। ओके, अभी लास्ट ईयर को स्टार्ट किया गया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ देखिए, देखो, हेट स्पीच को लेकर के शशि कुमार जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। उन्होंने अप्रोच किया है कि जो इस तरीके के पॉलिटिकल एजेंडा के बेसिस पे जो स्पीच आते हैं उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में काफ़ी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके का कुछ वर्क करना चाहिए कि इन्हें हेट स्पीच को लेकर के जो भी जो लॉ है वो बनाया जा सके, गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके की डायरेक्शन देने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 11 पर, यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे पहले अफगानिस्तान को लेकर के है। तालिबान ने ये बोला है कि हमने जो भी लॉ होने चाहिए, जो भी ऑर्डर होने चाहिए, उन सभी को मेंटेन करने की कोशिश की है। पीस एंड सिक्योरिटी को रिस्टोर करने की कोशिश की है तालिबान ने। तो यहाँ के जो पीएम हैं उन्होंने अर्ज किया है जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके साथ में कि कम से कम आप तो हमारे जो रिकॉग्निशन है एज ए गवर्नमेंट हमें रिकॉग्निशन दीजिए, ताकि जो भी फंड्स हमारे कैप्चर हो रखे हैं वो हमें ईजिली अवेलेबल हो पाएँ अफगानिस्तान कंट्री को, ताकि यहाँ पर जो लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा सके। लेकिन अब ये तो तालिबान का बोलना है, लेकिन तालिबान ने जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में जो वीमेन का इंक्लूजन था उनको बहुत सारी जॉब से उनको बाहर कर दिया गया है। जो सेकेंडरी लेवल पर जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए जा रही थी उन सबको रोक दिया गया है। तो इसके बेसिस पर आप कैसे बोल सकते हो कि वो सारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं और सारी जो मतलब जो भी राइट्स हैं, विमेन के राइट्स हैं, चिल्ड्रन के राइट्स हैं, उन सभी को अवेल कर रहे हैं। इस तरीके से तो अगर तालिबान को पावर दी गई, उनको एक तरीके से रिकॉग्निशन दी गई, तो वो दोबारा से 1996 से 2001 में जब उन्होंने रूल किया था और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे जो राइट्स हैं उनको एनक्रोच किया, उनको डाइल्यूट किया, उसी के अकॉर्डिंग दोबारा से वो इस तरीके से यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि जब तक तालिबान कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपनी जो
एक तरीके से सहमति जो है वो नहीं देता है कि इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तब तक इस तरीके की जो असिस्टेंस हैं वो उनको नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अभी हमने देखा कि पिगेसस स्पाईवेयर जिसको इजराइल की एक कंपनी एनएसओ के द्वारा बनाया गया था, हमारे इंडिया में भी यहाँ पर कुछ आरोप लगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसका यूज़ किया है कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। तो अब इजराइल जो भी पिगेसस के ऊपर, स्पाईवेयर के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं उनकी जांच करेगा कि रियल में यहाँ पर जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल लेवल पर जो इसका यूज़ किया गया है या फिर सिर्फ कंट्री की सिक्योरिटी के लिए इसका यूज़ किया गया है अदर कंट्रीज़ में। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो यूएस किस तरीके से असिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मिलिट्री एड जो है उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंस दिया जा सके, और रशिया को बोल रहा है कि आप पीसफुल पाथ के थ्रू वर्क कीजिए ताकि इस यहाँ पर जो वॉर जैसी सिचुएशन देखने को ना मिले। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हमने डिस्कस किया। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।